218 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का इतिहास हिस्ट्री विषय का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। इसलिए हम लगातार अच्छे से तैयारी कर रहे हैं ताकि दोस्तों होने वाले इस इतिहास के पेपर में आप 80 में 80 स्कोर कर सकें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते जा रहा हूं। इस वीडियो दोस्तों में हम 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। ओके, तो पार्ट 1 के जो जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बताया वो देख लीजिएगा। ये हमारा पार्ट 2 रहने वाला है 2 अंकी अति महत्वपूर्ण प्रश्न में। तो मित्र वही है जो भीड़ में खोने ना दे और लक्ष्य वही है जो रात में हमें सोने ना दे। वैसे भी दोस्तों मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ चैप्टर बाय चैप्टर बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। पार्ट 1 में दोस्तों हमने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक के जितने भी 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण थे वो कवर करा दिए हैं। इस वीडियो में हम अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8 तक के जितने भी 2 नंबर वाले प्रश्न होंगे वो कवर करा दूंगा। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन भी हम क्या कवर करने वाले हैं। बाकी दोस्तों हिस्ट्री सब्जेक्ट की आप क्रम से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा, तो वहां पर दोस्तों आपको 12th हिस्ट्री टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। चलिए देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन, अल्बिंदु का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 2 नंबर वाले जितने क्वेश्चन है वो आपसे क्या है एक वाक्य नहीं बन सकते। ओके, एक वाक्य नहीं बन सकते हैं तो अच्छे से आपको याद करना है 2 नंबर में, और फैक्ट वाले थोड़ा अधिकतम होते हैं। तो अल्बिंदु का जन्म क्या हुआ 973 ईस्वी में आधुनिक उज्बेकिस्तान स्थित ख्वारिज्म में हुआ था। ख्वारिज्म को वर्तमान में खीवा के नाम से जाना जाता है। ख्वारिज्म में हुआ था। ओके, उसी ख्वारिज्म को वर्तमान क्या खीवा के नाम से जाना जाता है और 973 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस वर्नियर कौन था। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। फ्रांस वर्नियर 17वीं शताब्दी में भारत में आने वाला एक यूरोपीय यात्री था। फ्रांस वर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक और दार्शनिक तथा इतिहासकार था। वह 12 वर्ष तक क्या भारत में रहा। फ्रांस वर्नियर कौन था, चिकित्सक था, यूरोपीय यात्री था। फ्रांस वर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक, इतिहासकार था। फिर इब्न तूता ने अपनी यात्रा वृतांत किस पुस्तक में लिखा। तो इब्न तूता ने लगभग भारत में लगभग 14 वर्षों तक रहा, 14 वर्ष रहा भारत में इब्न तूता। इस दौरान उसने भारत के विभिन्न स्थलों की यात्राएं की और विभिन्न सूचनाओं एकत्रित की। इन सूचनाओं के आधार पर उसने अपना यात्रा वृतांत लिखा जिसे रेला के नाम से जाना जाता है। उसकी रेला नामक भारत विषयक जानकारी प्राप्त होती है। यानी ऑब्जेक्ट में आ चुका भी 2025 की एग्जाम में आया था कि रेला किसकी रचना है, तो इब्न तूता की रचना है। नेक्स्ट है दुआर्ते बारबोसा कौन था। तो दुआर्ते बारबोसा भारत में आने वाला एक पुर्तगाली यात्री था। तो बस इतना याद रखिएगा, दुआर्ते बारबोसा कौन था, एक पुर्तगाली यात्री था। इब्न तूता का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इब्न तूता का जन्म 1304 ईस्वी में मोरक्को के तिजनियर नामक नगर में शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम के परिवार में हुआ था। नेक्स्ट है वर्नियर का सिविल नगरों से क्या अभिप्राय है। अभी दोस्तों आपका ये क्वेश्चन था 2025 में, यही इसी टाइप का क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा बस क्या है घुमा दिया था। क्या था, वर्नियर ने नगरों को सिविल नगर, किन नगरों को सिविल नगर कहा और क्यों कहा, इस तरह का क्वेश्चन था। ओके, तो सिविल नगर से बनने का क्या अभिप्राय था। कुछ ऐसे नगर होते थे कि जहां क्या राज दरबार आता था, जैसे समझ लीजिए। तो अपनी लैंग्वेज के इतिहास में ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको जैसा लिखा हुआ परफेक्ट लिखना है। जैसे आपका इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र, तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको बिल्कुल परफेक्ट लिखने पड़ते थे, बनावटी ज्यादा नहीं चलेगा। लेकिन इतिहास, राजनीति शास्त्र में टॉपिक को समझ लेते अपने हिसाब से आप लिख पाएंगे और उस क्वेश्चन को आप समझा पाएंगे। ओके, तो सिविल नगरों से क्या अभिप्राय था बर्नियर ने। तो बर्नियर का कहना था कुछ ऐसे नगर हुए, नगरों का वर्णन कर रहा था बर्नियर। तो बर्नियर कहता है कुछ ऐसे नगर हुए जहां जिस नगर में राज दरबार आते थे तो वहां वो अपने आप के नगर बस जाते थे। जहां राज दरबार आए, राज दरबारी वाली रोक लेने लगे, बड़े बड़े रोक लेने लगे, तो वहां क्या है वहां नगर बच जाता था। और जैसे ही वो राज परिवार क्या चला जाता था तो वो नगर भी समाप्त हो जाता था, नगर का अस्तित्व भी खत्म हो जाता था। तो इसलिए उन्हें सिविल नगर कहा। क्यों, सिविल जिस प्रकार से हम कहीं जाते हैं ओके घूमने हम, ओके थोड़ा कुछ क्या है जंगलों में रुक गए तो सिविल लगाकर हम रुके। ओके, फिर वहां से हम जाके फिर कहीं और जाकर रुकने लग ठहर गए, तो ठहरते रहते बीच में ओके टेंट लगा कर। ओके, इसी बार से जो नगर थे, नगर कुछ समय तक रहते तो जैसे राज परिवार चला गया तो ये नगर भी पूरे समाप्त हो जाते थे, इसलिए इसे सिविल नगर का। तो वर्नियर का सिविल नगर से अभिप्राय ऐसे नगरों से था जिनका अस्तित्व राज्य की सेवाओं पर निर्भर होता था। यानी जब तक वहाँ के राज दरबारी है ओके तब तक ये नगर लगते थे। फिर अगर इनका नगर राज दरबार चला गया तो ये भी चले जाते थे। अल्बिन्यू किस भाषा का ज्ञान था। तो अल्बिन्यू एक महान भाषाविद था, वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता था। उसे अपनी मातृभाषा ख्वारिज्मी के अलावा सीरियाई, फारसी, अरबी, हिब्रू और संस्कृत भाषाओं का भी ज्ञान था। आगे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी आपको इग्नोर करना, आगे के अध्याय में मैं आपको इसका और अच्छे सॉल्यूशन बताऊंगा। तो अकबरनामा ग्रंथ के रचनाकार कौन है और उन्हें ग्रंथ कितने भागों में विभाजित है। तो अकबरनामा ग्रंथ का रचनाकार अबुल फजल है और यह ग्रंथ क्या 3 भागों में विभाजित है। एमपी एग्जाम 24 में आ चुका है क्वेश्चन, तो रिपीट हो सकता है, अच्छे से तैयार करके रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, वहाँ किसकी पूजा की जाती है। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आए, 24 में क्वेश्चन आए, 26 में आपका आ सकता है, तैयार करके रखिएगा। तो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी नामक नगर में स्थित है। यह भगवान जगन्नाथ अर्थात विष्णु के स्वरूप श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। सगुण और निगुण परंपरा क्या थी। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है और 2025 में क्वेश्चन आया था केवल निगुण भक्ति के बारे में बताइए। यहाँ आपको क्या है सगुण और निगुण का तैयार कर लीजिएगा। ओके, जैसे अभी 2023 में क्वेश्चन आया तो सगुण और निगुण में आया, 2025 में जो क्वेश्चन आया केवल निगुण भक्ति परंपरा पूछा गया है, तैयार करके रखिएगा। तो भारतीय संस्कृति में भक्ति के दो परंपराएं, एक सगुण और एक निगुण प्रचलित हैं। सगुण में क्या होता है कि भगवान के, ईश्वर के साकार यानी मूर्ति रूप की उपासना की जाती है। जैसे भगवान शिव, विष्णु हो गया, कृष्ण हो गए, राम हो गए, तो हम इनके क्या अवतार के रूप की पूजा करते हैं। जबकि निगुण भक्ति परंपरा में ईश्वर का निराकार अर्थात अमूर्ति, ओके, मूर्ति नहीं है, बिना मूर्ति के क्या है इनकी उपासना की जाती है, उन्हें क्या है अमूर्त माना जाता है। नेक्स्ट है नल यार दिव्य प्रबंधम के बारे में लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे पढ़ के रखना है। नल यारा दिव्य प्रबंधम अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन है। इसे तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। इस ग्रंथ को ब्राह्मणों द्वारा पोषित संस्कृत के चारों वेदों के समान महत्वपूर्ण माना जाता है। इस ग्रंथ में 12 अलवार संतों की रचनाओं का संकलन है और इसमें 4000 पद भी हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है करकायल अम्मायर कौन थी। ये आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्रम से ये क्वेश्चन आपके आए हैं। ये भी कोई भी क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है, रिपीट हो सकता है, तैयार करके अच्छे से रखना है। करकायल अम्मायर एक नैनार संत परंपरा से संबंधित भक्त थी और ये शिव को अपना आराध्य मानती थी और इन्होंने अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था। तो आपके ऑब्जेक्ट में इतना पूछा जा सकता है कि करकायल अम्मायर कौन सी संत थी, नैनार संत थी, अलवार। ओके, इस प्रकार से आप कह सकता है, तो याद रखिए अलवार संत थी। सरिया क्या थे, संक्षेप में लिखिए। तो मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाले कानून को सरिया कहा जाता है। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित होता है। जिम्मी से क्या समझते हैं, तो इस्लामिक राज्य में निवास करने वाले गैर मुसलमानों को जिम्मी कहा जाता है। यानी जो देश है, इस पार समझ लीजिए, जो देश तो मुसलमानों का है लेकिन उसमें कुछ क्या हिंदू रह रहे हैं, ओके, तो वो क्या है जिम्मी उन्हें कहा जाएगा। इस पार से गैर मुसलमान जो लोग होते हैं, जितने भी जो मुस्लिम नहीं है, ओके, उन सबको क्या कहा जाएगा, जिम्मी कहा जाता था। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कब और कहाँ हुआ था, इसके प्रवर्तक कौन थे। तो दक्षिण भारत में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय तमिलनाडु में हुआ था। इसके प्रवर्तक अलवार और नैनार संत थे। भक्ति आंदोलन के किन्हीं 4 संतों के नाम बताइए। तो कबीर हो गया, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, मीराबाई, ये सभी हैं भक्ति आंदोलन के 4 संत। जैसे मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेवाड़ जिले के कुदकी गांव में हुआ था। सूफी सिलसिले किन 2 वर्गों में विभक्त थे। तो 2 भागों में विभक्त थे, एक बेसरिया एक बासरिया, तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट है लिंगायत संप्रदाय यानी वीर शैव में किसकी पूजा की जाती है थी। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है। तो लिंगायत संप्रदाय वीर शैव में भगवान शिव की क्या है पूजा की जाती थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिहर और बुक्का ने किस राज्य की स्थापना की थी। तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। कुदरई चेट्टी कौन थे। तो कुदरई चेट्टी व्यापारियों के स्थानीय समूह जिन्हें कुदरई चेट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था। यानी सिंपल आपको याद रखना है कुदरई चेट्टी कौन थे, इंपॉर्टेंट है आपका, इसे एक वाक्य भी सब क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो कुदरई चेट्टी कौन थे। तो जो विजयनगर में जो व्यापारी होते थे उन्हें कुदरई चेट्टी कहा जाता था। सिंपल आपको याद रखना है, विजयनगर में जो भी व्यापारी हैं उन्हें क्या कुदरई चेट्टी के नाम से जाना जाता था। अब आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की, लेकिन कब की ये आपको क्या कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ओके, ऑब्जेक्ट में इसी पार्ट से पूछा जाता है विजयनगर की स्थापना कब की, ये आप बताइए हरिहर और बुक्का ने। पंपा देवी कौन थी। तो यह हप्पी क्षेत्र की स्थानीय देवी थी। इन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम हप्पी पड़ा। ओके, पंपा देवी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम हप्पी पड़ गया। रायचूर द्वाब से क्या तात्पर्य है। तो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच के क्षेत्र को रायचूर द्वाब के भी कहते हैं। ब्राह्मणी और सुंतलानों और हिंदू राजाओं के बीच इस द्वाब पर कब्जे के लिए बराबर द्वंद्व होता रहा। इस द्वाब में है रायचूर और मुगलक नामक 2 किले भी थे। नेक्स्ट है विजयनगर के शासकों की मंदिर निर्माण में रुचि के क्या कारण थे। यानी विजयनगर के जितने भी शासक थे मंदिर बनाने में बहुत ही उनका मन लगता था। क्या कारण है। तो इसका मेन कारण था कि वह इन देव स्थलों पर प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करना तथा वैधता प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे। यानी देखिए आप भी जानते हैं कि लोग क्या है धर्म पर तुरंत विश्वास करते हैं। ओके, और धर्म संबंधित जो व्यक्ति होते हैं उस पर भी विश्वास कर लेते हैं। इसलिए ये राजा क्या दिमाग लगा रहे थे कि अगर हम क्या धार्मिक कार्य करेंगे, मंदिर बनवाएंगे, ओके, तो और उनको क्या है देवी देवताओं से अपना संबंध जोड़ेंगे, तो जो हमारा
प्रजा के साथ संबंध बनेगा, अच्छा संबंध रहेगा, प्रजा भी हमें क्या अच्छा मानेगी, ओके, और हमें अपने राजा अपना स्वीकार करेगी। तो इस प्रकार से नेक्स्ट है, देवराय द्वितीय के शासन काल में आए 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। तो देवराय के द्वितीय के शासन काल में कौन कौन से आया विदेशी यात्री? इटली से आया था निकोलो दे कांटी और ईरान से आया था अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट, तालीकोटा का युद्ध कब और किस किस के मध्य हुआ? एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर के प्रधानमंत्री राम राय और दक्षिण के मुस्लिम रियासतों के संघ के मध्य लड़ा गया। अमर नायक कौन थे? तो एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, रिपीट हो सकते हैं आपके 26 में, तैयार करके आपको रखना है। तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत अमर नायक सैनिक कमांड थे। उन्हें शासन द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। ये लोग किसानों, शिल्प कर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। ये लोग विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैन्य शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे। सिंपल आपको याद रखना है, विजयनगर शासक कौन थे? एक सैनिक समूह था, सैनिक समूह था। अब ये सैनिक समूह है तो राजा क्या करता था? सैनिक समूह को क्या दिएगा? एक एरिया दे दिएगा, ये तुम सैनिक समूह हो, ओके, तो इस एरिया के मालिक हो, इस एरिया के मालिक बन जाओ, ओके, और इस एरिया को संभालो, और इसके बदले उसके साथ में क्या है, जैसे और यहीं के लोगों से, किसानों, जो शिल्पकार हैं, व्यापारी से तुम टैक्स वसूलो, टैक्स से अपना क्या है, अपना घर परिवार चलाओ। इस प्रकार से अमर नायक कहा कहते थे। लेकिन अमर नायक किससे बदले राजा क्या मांगते थे? राजा अमर नायक लोगों से कहते थे कि इससे बदले तुम्हें इमरजेंसी में जब भी हमारी क्या है सहायता की जरूरत पड़े, सैन्य शक्ति हमें जरूरत पड़ेगी, तब तुम्हें अपनी सैन्य शक्ति मुझे देनी पड़ेगी। इसकी बदली राजा क्या करते थे? उसे एक एरिया का क्षेत्र दे देते, ओके, जिससे उनका जीवन यापन होता रहता था। नेक्स्ट है, विजयनगर मंदिर क्यों महत्वपूर्ण थे? तो विजयनगर में मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। शासकों की दृष्टि में मंदिर का निर्माण सत्ता, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। यानी उस समय क्या प्रश्न था कि जो जितने ज्यादा मंदिर बनवाएगा, ओके, जो जितने ज्यादा मंदिर का निर्माण कराएगा, उसको उतनी ज्यादा श्रीमंत और शक्तिशाली माना जाएगा। ये मान्यता के कारण क्या है, विजयनगर में मंदिर क्या है, महत्वपूर्ण हो गए। और इसके साथ ही जो क्या है, मंदिर होते हैं धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक केंद्र के रूप में क्या है, विकसित हुए, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाही कास्ट किसान कौन थे? इंपॉर्टेंट रहने वाला बहुत ज्यादा। खुद कास्ट और पाही कास्ट, 2 प्रकार के किसान थे, एक पाही कास्ट किसान, एक खुद कास्ट किसान। अभी आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में खुद कास्ट किसान वाला आया, तो आपका क्या है 26 में कहीं पाही कास्ट किसान पूछ लिया जाए। यही टीचर करते हैं, जो पेपर वाले टीचर होते हैं, वो प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग रखते हैं। कुछ तो सेम एज इट इज क्वेश्चन रख देते हैं, कुछ है थोड़ा सा बदल के रख देते हैं। जैसे प्रीवियस पेपर में आया खुद कास्ट, इस बार आपसे पूछ लिया पाही कास्ट, इस बार से समझ लिए, बिल्कुल आसान है। तो पाही कास्ट कौन है? ये वे खेतीहर थे जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने आते थे। लोग अपनी मर्जी से भी पाही कास्ट बनते थे और मजबूरन भी। यहाँ आप समझिएगा, खुद कास्ट समझिए, खुद कास्ट यानी खुद के खेत में क्या काम करना, खुद के खेत में काम कर रहे हैं। हमारा ही गांव है, ये हमारा गांव है, उसी गांव में हमारे ही गांव में हमारा खेत है, और उसी अपने खेत में हम काम कर रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? खुद कास्ट किसान कहलाएंगे। और यदि हम क्या है अपने गांव को छोड़कर किसी दूसरे के गांव में जाते हैं, दूसरे के गांव में वहाँ किराए पर खेती करते हैं, ठेके पर खेती कर रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? पाही कास्ट कहलाएंगे। तो सिंपल है, खुद का गांव है और खुद की जमीन पर हम खुद के गांव में अगर हम क्या है कर रहे हैं किसानी, तो हम क्या है खुद कास्ट, और दूसरे गांव में जाकर ठेके पर क्या है वो कर रहे हैं किसानी कर रहे हैं, तो हम क्या है पाही कास्ट किसान कहलाएंगे। जजमानी व्यवस्था को समझाइए, एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है। तो जजमानी व्यवस्था परंपरागत व्यवस्था पर निर्भर थी। इस व्यवस्था में प्रत्येक जाति एक निश्चित व्यवस्था को तय हो जाती थी जो परंपरागत होता है, और यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। यानी जजमानी व्यवस्था में वही है, ओके, कि कहा जाता है कि जैसे लोहार के जो है बेटा है तो लोहार बनेगा, सोनार का बेटा सोना बनेगा। यानी जो परंपरागत जो हमारा व्यवसाय चलता जा रहा है वही हमारा चलता जाएगा, तो उसके संबंधित है। नेक्स्ट, अकबरनामा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? यह ग्रंथ कितने भागों यानी जिल्दों में बटा है? एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में ये भी क्वेश्चन था। तो अकबरनामा की रचना मुगल सम्राट अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने की थी, और यह ग्रंथ क्या 3 भागों या जिल्दों में विभक्त है। जिन्स एक कामिल के अंतर्गत आने वाली किन्हीं 5 फसलों के नाम बताइए, इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन आपसे एक वाक्य में भी बन सकता है। तो गन्ना, कपास, तिलहन, दिलहन, पोस्त, ये क्या है? जिस एक कालीन के अंतर्गत आने वाली फसलें हैं, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, मुगल काल में अपनाए जाने वाले सिंचाई के कृत्रिम साधन क्या थे? तो मुगल काल में कुआं, तालाब, नहर जैसे सिंचाइयों के कृत्रिम साधन से पानी खेतों तक पहुंचाया जाता था। कुओं में से सिंचाई के लिए पानी ढेकली, चमड़े की बाल्टी और रहट आदि के माध्यम से निकालकर खेतों तक पहुंचाया जाता था।
आईने अकबरी के अनुसार दिल्ली प्रांत में रबी और खरीफ की कुल कितनी किस्म की फसलें उगाई जाती थी? आईने अकबरी के अनुसार दिल्ली प्रांत में रबी और खरीफ की 43 किस्मों की क्या फसलें उगाई जाती थी। सर्वप्रथम किस, ये आपके जैसे हैं, एक एक वाक्य में इनके क्या है क्वेश्चन ये आपसे पूछे जा सकते हैं, तैयार करके दीजिएगा, एक शब्द इनके उत्तर रहने वाले हैं। सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने भू राजस्व का सुचारू रूप से व्यवस्थित किया? तो सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर ने भू राजस्व को सुचारू रूप से किया। उसने भू राजस्व की जिस प्रणाली को स्थापित किया वह संपूर्ण मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था का प्रमुख आधार बनी। नेक्स्ट है, मुगल काल में जमा और हासिल क्या थी? एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, आपका 26 में आ सकता है, तैयार करके रखिएगा और सिंपल भी रहने वाला है। मुगल काल में जमा और हासिल क्या थी? तो मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत राज्य द्वारा भू राजस्व की निर्धारित धनराशि अथवा रकम को जमा कहा जाता था, जबकि वास्तविक वसूली अर्थात वास्तव में वसूल की जाने वाली रकम को क्या हासिल कहा जाता था। बिल्कुल सिंपल समझिएगा, बिल्कुल सिंपल आपको यहाँ समझ के रखना है। मुगल भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत राज्य द्वारा भू राजस्व की निर्धारित धनराशि, यानी कोई जैसे सरकार ने फिक्स कर दिया कि ये आपका खेत है, आपका खेत है, इससे मुझे भैया पूरे साल भर में मुझे कितने रुपए चाहिए? 100 रुपए चाहिए टैक्स के रूप में, पूरे साल भर में उससे 100 रुपए से टैक्स लगेगा। ओके, जितना आपका टैक्स लगने वाला है या इतना आपका राजस्व लगने वाला है, क्लियर है। जब एक साल हो जाते हैं, फिर जो मुगल अधिकारी हो जाते हैं भाई किसान के पास, कहते हैं टैक्स लाओ, ओके 100 रुपए निर्धारित किया गया था, 100 रुपए जमा करो। तो क्या किसान कह देता कि साहब हमारी क्या है फसल खराब हो गई है, या क्या है बरसात सूखा पड़ गया है तो ये फसल अच्छी नहीं हुई है, इस बार से मतलब कहता है। ओके, तो इस बार से कहता है, और वो कहता कि हम 100 रुपए तो नहीं दे पाएंगे, हम तो भैया 60 रुपए दे पाएंगे। ओके, 60 रुपए हुए हमारे पास, 60 रुपए ले जाओ। ओके जी, 60 रुपए अगर दिए, 60 रुपए दिए ओके किसान ने, तो यहाँ पर आपकी जो जमा क्या कहलाएगी? तो 100 रुपए कहेगी आपकी जमा, और हासिल क्या कहलाएगी? नामी है, हासिल यानी प्राप्त करना, हासिल हुई जो। जमा यानी होता है कि जो निर्धारित की गई, हासिल यानी जो क्या है उन्हें प्राप्त हुए, तो 60 रुपए प्राप्त हुए। तो यहाँ इस वाली जो मैंने आपको कहा, ये कहानी पूरी समझाई है, इस कहानी में जो आपके निर्धारित की गई थी 100 रुपए, प्राप्त हुए 60 रुपए, यानी ये आपकी कहलाएगी हासिल, ये कहेगी जमा। इस प्रकार से बात थी। तो मुगल भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत राज्य द्वारा भू राजस्व की निर्धारित धनराशि जो निर्धारित की जाती थी वो जमा, और जो वास्तविक वसूली अर्थात वास्तव में वसूल की जाती थी उसे हासिल के नाम से जाना जाता था। खुद काश किसान एमपी एग्जाम 23 में आया और 25 में आ चुका है, बता ही दिया मैंने। खुद काश किसान भूमि के स्वामी होता था। खुद काश किसान की भूमि और घर एक ही गांव में होता था, मतलब ये हमारा ही गांव है, हमारे ही गांव में हमारी ही खेती है, हमारा ही खेत है और अपने ही खेत में हम काम कर रहे हैं। खुद काश यानी खुद के मालिक हुए, हमारा खुद का गांव है, खुद का खेत है, उसी में हम अपने खेत में काम कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो हम खुद काश किसान। और यदि हम अपने गाँव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में जाते हैं, दूसरे के गांव में जाकर दूसरे के खेत में काम करते हैं, तो हम बाही काश कहलाएंगे। सिंपल है। अमीर गुजार कौन थे? अमीर गुजार राजस्व वसूल करने वाले या लोगों से कर वसूल करने वाले अधिकारी होते थे। मौसम के अनुसार कौन कौन सी फसलें थी? तो मौसम के अनुसार 2 फसलें थी, खरीफ की फसल और रबी की फसल। मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय के 3 घटक एमपी 25 में आ चुका है। तो खेती, हर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया, जिसे मुकद्दम या मंडल कहा जाता था, ये हैं मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय के घटक। फिर जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के क्या कारण थे? इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, जमींदारों की हैसियत बढ़ी हुई थी, तो इसके पीछे एक कारण था जाति, दूसरा कारण था कि ये लोग राज्य की कुछ खास किस्मों की सेवाएं या खिदमत देते थे। अब याद रखिएगा, सेवाओं को उर्दू में क्या खिदमत कहा जाता था, आपकी जोड़ी में इस बार से क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए जमींदार की क्यों हैसियत बड़ी थी? पहले उनकी जाति उच्च जाति की हुआ करते थे, ओके जाति व्यवस्था चलती थी, तो समझ सकते हैं तो उच्च जाति के थे। दूसरा ये था कि इनका डायरेक्ट कनेक्शन था, राज्य से इनका डायरेक्ट कनेक्शन था, ये राजा को कुछ विशेष प्रकार की सेवाएं देते थे, तो राजाओं के इनसे डायरेक्ट कनेक्शन था। अब जो गरीब भोली वाली जनता थी वो डरती थी कि इनका कनेक्शन डायरेक्ट राजा के पास, ओके ज्यादा हमने कुछ किया तो ये राजा से वही शिकायत न करते, ओके तो इस प्रकार से भी डरा करते थे। नेक्स्ट, अमीर का मुख्य कार्य समझाइए। तो अमीन एक मुलाजिम था जिसका उत्तरदायी यह निश्चित करना था कि प्रांतों में राज की नियमों कानून का पालन हो रहा है या नहीं, यानी जो सरकार ने नियम बनाए हैं, ओके जो राजा ने नियम बनाए हैं, लोग उन नियम को पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये कौन चेक करता था? अमीन करता था। दस्तकारी व्यवस्था के अंतर्गत मुख्य कौन कौन से कार्य होते थे? दस्तकारी व्यवस्था के अंतर्गत मसलन रंगेजी, कपड़े की छटाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेतियों के औजारों को बनाना, उनकी मरम्मत करना, ये सब काम होते थे। मुकद्दम या मंडल का क्या कार्य होता था? मुकद्दम या मंडल यानी मुखिया क्या कार्य होते हैं? गांव की आमदनी व खर्चे का हिसाब कितरवन अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का कार्य का प्रमुख कार्य है। मुखिया का दूसरा कार्य है तसल्ली करना कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति की हदों में के अंतर्गत रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, यानी मुखिया क्या काम करता था? पहले तो हिसाब किताब का काम करता था, दूसरा ये काम रहता था कि गांव में देखिए उस समय जाति प्रथा चलती थी, ओके जाति प्रथा चलती थी, तो लोगों की जो कैटेगरी फिक्स किया गया है, ओके जैसे कहा जाता है जो निम्न जाति के लोग हैं वो क्या है ग्रंथ नहीं पढ़ सकते थे, ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, तो इस प्रकार से पूजा पाठ नहीं कर पाते थे।
पूजा पाठ नहीं कर सकते इस प्रकार से। तो अगर वो कर रहे हैं तो जो नियम कानून तोड़ रहे हैं, एक समाज में नियम बना हुआ है, ओके, नियम के बाहर जा रहे हैं, समाज के जो सीमा के बाहर जा रहे हैं, तो इस प्रकार से ये सबको भी देखते थे अपनी हदों में है कि नहीं है। नेक्स्ट है मुगल कालीन कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका की 2 वाक्य लिखिए। तो मुगल कालीन कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका की बताना है, किस प्रकार से भूमिका थी। तो वहाँ क्या है, भूमिका के उस समय की बात करें तो समान महत्व था। कई समाजों में आपने गौर किया होगा कि महिलाएं मर्द खास किस्म की भूमिका अदा करते हैं। हम मुगल काल की बात करें तो उस समय महिलाएं मर्दों के कंधों से कंधा मिलाकर क्या खेतों में कार्य करती थी। आईने एक वरी के अनुसार कृषि भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, ये इंपॉर्टेंट हमारा रहने वाला है। और इसमें से आपका जैसे चारों ना पूछे, जब लॉन्ग टाइप हो जाएगा चारों तो ना पूछे, कोई एक पूछा जा सकता है। तो ये आपका पोलज भूमि वाला 2025 में क्वेश्चन आया था। तो आईने एक वरी में भूमि को 4 भागों में बांटा गया था, पोलज, परती, इज्जर और बंजर। इन 4 नामों को पहले याद रखिएगा। भूमि को 4 टाइप से बांटा गया था। अब पोलज क्या है, परती क्या है, इज्जत क्या है और बंजर भूमि क्या है, वो आपको क्या है समझ के रखना है। 2 नंबर में कोई भी आ सकता है, परती भूमि को बताइए, इज्जर भूमि क्या है, बंजर भूमि क्या है, पोलज भूमि क्या है। बोर्ड एग्जाम 25 में जैसे पूछा गया था पोलज भूमि के बारे में। तो ये जो पोलज भूमि होती है सबसे अच्छी भूमि मानी जाती है, प्रथम श्रेणी की भूमि होती थी। तो पोलज भूमि को सबसे अच्छा माना जाता था, जिस पर हर समय खेती होती थी। इस भूमि पर साल में 2 बार फसल उगाई जाती थी। इस भूमि से हर साल सरकार को क्या है, सरकार को भूमि कर प्राप्त होता था। परती भूमि क्या है, ये भूमि वह भूमि होती थी जिस पर 2 से 3 साल तक खेती करने के बाद इस भूमि पर उर्वरा शक्ति हासिल करने के लिए 1 साल के लिए पथरी छोड़ दिया जाता। परती यानी 1 साल खेती की, दूसरे 4 छोड़ दी, तीसरे साल खेती की, चौथे साल छोड़ दी, इस प्रकार से। और छोड़ क्यों दी जाती थी, ताकि जो जमीन है अपनी उपजाऊ क्षमता दोबारा से प्राप्त कर सके। इज्जर भूमि यह भूमि खेती करने के लायक बनाने के लिए उर्वरा शक्ति हासिल करने हेतु 3-4 साल तक के लिए प्रतिवर्ष छोड़ दी जाती थी। यानी लगभग 4 साल छोड़ दी, फिर 1 वर्ष खेती की, फिर 4 साल छोड़ दी, इस प्रकार से। और बंजर भूमि सबसे बेकार भूमि, ओके, यह भूमि सबसे निम्न कोटि की भूमि है जो 5 वर्षों के लिए खेती योग्य बनाने के लिए क्या छोड़ दी जाती थी। तो ये आप समझ गए हैं, नाम समझ गए हैं कि भूमि को 4 भागों में बांटा गया था और उनका और जो भूमि है उनके बारे में भी आपने 2-2 लाइन समझ लिए। तो आपको कोई भी यहाँ से आ सकता है पॉइंट, तो अच्छे से तैयार करके रखिएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमने अध्याय 8 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है। अध्याय आपके पार्ट 1 में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक, पार्ट 2 में अध्याय 5 से लेकर अध्याय 8 तक कवर कर लिए हैं। अभी आपके 4 अध्याय और रह जाते हैं, अध्याय 9, 10, 11, 12। तो हम एक और लास्ट पार्ट आएगा पार्ट 3, उसमें हम कवर कर लेंगे। तो कंप्लीट आपके 2 नंबर वाले हो जाएंगे। फिर 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले देखेंगे, वस्तुएं बता दे जाऊंगा, मानचित्र बता दे जाऊंगा, कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। प्लेलिस्ट पे जाकर आप क्या क्रम से वीडियो देखते जाइएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।